सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे हम पढ़ते हैं रोज़ एडिटोरियल्स इस चैनल के ऊपर जवाद अहमद टोले के ऊपर। आई एम योर होस्ट वहीद। टुडेज एडिटर्स बांग्लादेश फ़ोन कॉल। आज का हमारा डान का एडिटोरियल है बांग्लादेश फ़ोन कॉल, यानी बांग्लादेश ये नाउन है मुल्क के, फ़ोन ये भी नाउन है, कॉल अब इसको जो है फ्रेजल वर्ब भी है। ठीक है, फ़ोन कॉल का मतलब क्या है, यानी इसको फ़ोन कॉल की गई है। ठीक है, अब हेडलाइंस विदाउट ग्रामर को ऑलमोस्ट फॉलो नहीं करती है, तो मैं आपको बताऊँ टू मेक अ फ़ोन कॉल। ठीक है, टू मेक अ फ़ोन कॉल यानी किसी को कॉल करना फ़ोन के ऊपर, यानी वो दोनों पर्सन एक जगह पे नहीं है तो उनको जो है फ़ोन के ऊपर बातचीत करते हैं, उसको कहते हैं फ़ोन कॉल। तो किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलते हैं आज बिना देर करते। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, अब ये दोनों कंट्री के नाम है, पाकिस्तान बांग्लादेश, ये हाइफन लगी हुई है। ठीक है, ये हाइफन जो है इनको अलग जो है हाइफन करेगी तो जो है वर्ड की कोलिजन नहीं होगी, ये हमने पढ़ा था हाइफन के चैप्टर में। ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस हैव बीन गोइंग थ्रू अ डिसाइडेडली कूल फेज़। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस ताल्लुकात हैं, हैव बीन गोइंग थ्रू यानी उसको जो है फिर से देखा जा रहा है, एग्जामाइन किया जा रहा है। अ डिसाइडेडली कूल फेज़ यानी वो क्लियरली दिख रहे हैं बेहतर अंदाज में, यानी अभी जो है इसके जो रिलेशंस है वो सही होने जा रहे हैं, यानी इनके जो रिलेशन से ताल्लुकात हैं वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, गो थ्रू हम जब ये लो करते हैं तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, और ये जो होते हैं हमारे वर्ब होती हैं, और ये एडजेक्टिव होती हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं ग्रामर के। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं ग्रीन में। और भी वर्ब और सब्जेक्ट आएंगे तो हम उसको हाईलाइट करेंगे, और मैं चाहूँगा आप वीडियो को कंप्लीट देखें, जितना आप कंप्लीट देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेंटेंस ज़रा, पर्टिकुलरली खास करके, सिंस शेख हसीना वाजिद बिगेन हर सेकंड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर इन 2009, यानी कूल फेज़ में क्यों है, यानी कूल फेज़ में है जो है अच्छे दिख रहे हैं मरहलेवार, जब से पर्टिकुलरली खास करके जब से शेख हसीना वाजिद ने बिगेन हर सेकंड टर्म यानी जब से उसने शुरू किया है सेकंड टर्म, अपना दूसरा पीरियड, टर्म यानी मुद्दा, पीरियड ये टर्म डाने यानी वक्त। ठीक है, टाइम, एज प्राइम मिनिस्टर इन 2009, प्राइम मिनिस्टर जैसे कि 2009 में, यानी कहने का मतलब है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन से अभी कंसीडर किए जा रहे हैं, इनके ऊपर देखा जा रहा है कि डिसाइडेडली क्लियरली कूल फेज़ में है। ठीक है, पर्टिकुलरली सिंस हसीना वाजिद बिगिन है सेकंड टर्म। ठीक है, तो अब देखिए ये हाइफन जो लगी हुई है, अब ये वर्ड है, और उसके बाद पहले हम जो है वर्ड्स को देखें, उसके बाद जो है हम ग्रामर की पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए गो थ्रू। अब गो थ्रू का मतलब क्या होता है, इसको मैं ज़रा कम कर देता हूँ नंबर ताकि आपको। गो थ्रू ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, गो थ्रू जो है ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, यानी टू लुक करना, टू लुक किसी चीज़ को नज़र रखना। ठीक है, टू लुक आर एग्जामाइन करना, एग्जामाइन करना, या फिर टू स्टडी समथिंग। ठीक है, या फिर कंसीडर करना यानी देखना। गोइंग थ्रू ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू लुक आर एग्जामाइन, स्टडी करना या कंसीडर करना, किसी को ध्यान देना। ठीक है, और डिसाइडेडली ये एडवर्ब है, डिसाइडेडली ये जो है एडवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, डिसाइडेडली का मतलब होता है, यानी डिसाइडेडली का मतलब होता है, एक मिनट समझ गए, यानी देखिए डिसाइडेडली ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है क्लियरली या फिर ऑब्वियसली, यानी बिल्कुल, यानी डिसाइडेडली कूल। अब कूल जो है ये एडजेक्टिव है। कूल का मतलब क्या होता है, अप्रूव करना, किसी चीज़ को मानना, एलिगेंस शानदार, यानी अपवाइज ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, बेहतर, अर्बेनिटी बेहतर, यानी कूल फेज़ में है, यानी जो है बहुत बेहतर है, बेहतर मरहले में है। ठीक है, इसका मतलब ये है। और पर्टिकुलरली यानी खास करके, बिगिन तो वर्ड आपको पता है, बिगिन का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, जैसे सेकंड फॉर्म है बिगिन। ठीक है, उसके बाद बिगिन, सेकंड फॉर्म जो है वो बिगिन है, और उसका जो थर्ड फॉर्म है वो है बिगन। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है यानी शुरू करना, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट करना, स्टार्ट, कमेंस। ठीक है, कमेंस करना, स्टार्ट करना,
या इसका मतलब होता है शुरू करना। ये बिगिन के जो है ये सिनोनिम्स हैं। और दूसरा भी है इंसेप्शन यानी बिगिनिंग, जो शुरुआत हो, ठीक है, ये नाउन है और ये वर्ब है, ठीक है। तो इसके मतलब ये है। उसके अलावा जो है कूल का तो आपको पता चल गया। अब ये जो हाइफन है इसका क्या किरदार होता है, ये किस तरह से ग्रामर में क्या कॉन्सेप्ट है इसका, तो इसको हम देखेंगे। हाइफन, ठीक है, हाइफन ये जो होती है इस तरह से होती है। अब हाइफन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब हाइफन यूज़ की जाती है यूज़ टू प्रिवेंट लेटर कोलिजन, ठीक है, यानी लेटर के कोलिजन को प्रिवेंट करती है। अब किस तरह से, यानी उसका जो है उसके मेल को रोकती है। जैसा मिसाल के तौर पर अगर ऐसा लिखे जाए, मिसाल के तौर पर पोस्ट कॉलोनियल, तो ये जो है इसका तो ये मतलब है पोस्ट कॉलोनियल, लेकिन रीडिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। जिस तरह से है एंटी न्यूक्लियर। अब ये देखिए, अब जो है कोलिजन, अगर हम इसमें जो है इस तरह से देंगे, यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, एंटी न्यूक्लियर। अब ये पढ़ने में आसानी हो रही है। पोस्ट कॉलोनियल में हम जो है हाइफन देंगे तो इस तरह से क्या आसानी होगी, ठीक है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर जिस तरह से ऐसे लिखा है पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश, ठीक है। तो देखिए अभी ये किस तरह से वर्ड दिख रहा है, यानी कंटिन्यू हो रहा है। तो हम अगर यहाँ पे हाइफन देंगे और इसको जो है हम कंट्री का नाम है तो कैपिटल करेंगे, तो देखिए अब देखिए कोलिजन को रोक रहा है और पढ़ने में आसानी हो रही है। अगर इस तरह से करेंगे तो ये जो है वर्ड के कोलिजन करता है। एक तो हाइफन इसीलिए इस्तेमाल की जाती है, समझ गए आप। तो अब एंटी न्यूक्लियर पढ़ने में आसानी हो रही है। दूसरा जो है अभी जो एक मिनट, और एडजेक्टिव कंपाउंड्स में भी इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव कंपाउंड्स में किस तरह यूज़ की जाती है, देखिए जिस तरह से मिसाल के तौर पर 35 आवर या फिर 60 आवर, ठीक है, 60। देखिए दूसरा इस तरह से एडजेक्टिव कंपाउंड में किस तरह से यूज़ करते हैं हाइफन को। 60 आवर, 100 मीटर। एक तो कोलिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि अल्फाज जो है आपस में ना मेल जोल करें, पढ़ने में आसानी हो। पोस्ट कॉलोनियल होता है, ठीक है। एंटी न्यूक्लियर पाकिस्तान बांग्लादेश। एडजेक्टिव कंपाउंड 60 आवर्स, 100 मीटर्स, ये इस तरह से इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा मैथमेटिक के जो फ्रैक्शंस और दूसरा किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, फ्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस तरह से, यानी फ्रैक्शन में 2/3, 1/3। और एडजेक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, एडजेक्टिव के कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, दो वर्ड्स मिलते हैं 60 और आवर, ठीक है, 60 आवर, 100 मीटर, इस तरह से कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा हम क्यों यूज़ करते हैं हाइफन को, प्रिवेंट करते हैं वर्ड के कोलिजन्स को रोकने के लिए। जिस तरह से वर्ड्स का जो कोलिजन है वो रुकता है, जिस तरह से यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको हाइफन समझ में आ गया होगा। तो हाइफन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप पेन और कापी ज़रूर रखें ताकि जब वो जे कॉन्सेप्ट्स आए तो उनको आप नोट करें। जितना आप याद करेंगे लिखेंगे उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे। तो चलते हैं आगे। परहेज़ द बिगेस्ट इरीटेंट, शायद जो द बिगेस्ट इरीटेंट यानी जो बड़े में बड़ी मुश्किलात रही है, इरीटेंट यानी मुश्किलात। हैज़ बिन वो रही है, हैज़ बिन वो रही है। द वार क्राइम्स यानी वार के क्राइम्स। ट्रिब्यूनल सेटअप बाय बांग्लादेशी लीडर टू री एग्जामाइन द इवेंट्स ऑफ 1971, यानी जो वार के क्राइम्स थी और ट्रिब्यूनल सेटअप यानी और ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया है, यानी कोर्ट बनाई गई है कि उस चीज़ को देखे किसने बनाई है। बाय लगा के बता रहा है, बाय द बांग्लादेशी लीडर ने। टू री एग्जामाइन क्या करने के लिए, टू री एग्जामाइन ताकि फिर से वो देखे। ये क्या है, ये जो है वर्ब है, ठीक है। टू री एग्जामाइन द इवेंट्स ऑफ 1971 ताकि फिर से उसके ऊपर नज़र रखी जाए जो इवेंट्स हुए थे 1971 में, ठीक है। एक दफ़ा मतलब को समझते हैं फिर चलते हैं। यानी परहेज़ द बिगेस्ट इरीटेंट है, बड़ा जो मसला है हैज़ बिन। अब ये हैज़ जो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है और बिन जो है इसकी थर्ड फॉर्म है। वो रहा है द वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल सेटअप, यानी वार के क्राइम्स के लिए ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया है बाय बांग्लादेशी लीडर ताकि नज़र डाल सके 1971 के एग्जाम जो है वाक़यात को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, पहले उसको हम समझें। इरीटेंट, एक मिनट,
यानी देखिए इरिटेंट का मतलब क्या है, इरिटेंट का मतलब है अनायंस यानी परेशान कुन, पेन, तकलीफ, नुइजेंस, ये सिनोनिम काफ़ी अच्छे सिनोनिम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, ठीक है। ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, हियरिंग, सुनवाई करना, कोर्ट, ट्रायल, कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है, या फिर बार, यानी ट्रिब्यूनल उसको कहते हैं जिस तरह से कोई कोर्ट बना जाए और वो प्रॉब्लम को देखे, ठीक है। और सेटअप का मतलब क्या होता है, सेटअप का मतलब होता है वे ऑफ ऑर्गेनाइज समथिंग, यानी कोई भी चीज़ है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, किस तरह से देखा जा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं। ये देखिए अब इरिटेंट का भी आ गया। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है, बीन जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है, बीन, यानी इरिटेंट हैज़ रिमेंड, अगर यहाँ पे रिमेंड का होता तो देखिए ये भी जो है यही सेंस देता, रिमेंड। अब इरिटेंट जो रहा है, परेशानी जो रही है वो क्या रही है, द वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल सेटअप, ठीक है। तो रिमेंड की जगह पे यहाँ पे जो है बीन जो है लगा के दिया है, तो इसको कहते हैं ये सिनोनिम से। और यहाँ पे देखिए एक और वर्ड है, अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने ग्रीन क्यों किया है, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट है। अब ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, अब पॉजिटिव डिग्री होती है जैसे बिग आ गया, फिर दूसरी होती है कंपैरेटिव एडजेक्टिव में, ये किस में होती है, ऑलमोस्ट जो है एडजेक्टिव्स में होती है, ठीक है। डिग्रीज हमें कहाँ पे मिलती है, एडजेक्टिव्स में, एडजेक्टिव्स में, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव में क्या आ गया, बिग, और बिगर जो है कंपैरेटिव है, और बिगेस्ट जो है ये सुपरलेटिव है यानी फाइनल डिग्री, ठीक है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए, जिस तरह से द आया है तो यहाँ पे द आएगा, ठीक है, यानी ही इज़, मिसाल के तौर पर, एक मिनट, यहाँ पे द ही, देखिए एक मिनट, ही इज़ द बिगेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, यानी अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस तरह से आ जाए, मिसाल के तौर पर भाई ही इज़ ए बिगेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, यानी ये इतना बड़ा बंदा है शायद ही मैंने देखा है, तो पहला सेंटेंस जो है वो राइट है, और दूसरा जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, ठीक है। यानी देखिए अभी पहला सेंटेंस राइट है, रॉन्ग क्यों है। अब जहाँ पे देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिगेस्ट के साथ द लगा आता है, तो ही इज़ द बिगेस्ट पर्सन, या फिर हम इसको और भी क्लियर करें, ही इज़ वन ऑफ, ओके एक मिनट, यहाँ पे देखिए अगर द नहीं आएगा तो ये जो है गलत जाएगा, ठीक है। बिगेस्ट, अब जो है सुपरलेटिव डिग्री है वो द लेती है, लेकिन कहाँ पे नहीं लेती है, मिसाल के तौर पर हिज बिगेस्ट परफॉर्मेंस वाज लास्ट नाइट, ठीक है, या फिर हिज बिगेस्ट परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट, इसकी जो बड़ी परफॉर्मेंस थी वो शानदार थी, ठीक है। और से मिसाल के तौर पर हिज द बिगेस्ट, अब वही सेंटेंस परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट, ठीक है। अब देखिए अब पहला सेंटेंस फिर से सही है, और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब क्यों रॉन्ग हो जाएगा, जैसे पॉजिटिव केस आ जाए हिज, हर, यूअर, तो उसके साथ जो है बिगेस्ट, जब ये सुपरलेटिव डिग्री आए एडजेक्टिव की, तो उसमें जो है द जो है नहीं लग के आता है, अगर द लिखा जाएगा तो ये सेंटेंस फिर रॉन्ग हो जाएगा इस सूरत में, ठीक है, और ये सेंटेंस फिर जो है राइट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होते हैं दोनों में, इस तरह से हम इसको जो है करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये सेंटेंस जो है राइट है और ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है। हिज द बिगेस्ट नहीं आएगा, हिज बिगेस्ट आएगा, जैसे यहाँ पे है, और ही इज़ द बिगेस्ट पर्सन आएगा, ही इज़ बिगेस्ट पर्सन नहीं आएगा। फिर ये सेंटेंस ऊपर वाला सही है, ये रॉन्ग है, और ये सही है और ये रॉन्ग है। तो उम्मीद है आपको जो है एडजेक्टिव्स के जो है सुपरलेटिव किस तरह से यूज़ किया जाता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन वो हम ग्रामर की जिस तरह से सीरीज़ जो है पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको, वो ज़रूर आप मेरे वीडियो देखें तो उसमें जो आपको समझ आ जाएगा, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे ग्रामर की, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में ये पॉइंट्स आती हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, और नोट्स आप ज़रूर बनाएं, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे, और एग्जाम्स में आपको तभी कामयाब हो सकेंगे जब आप नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं, परहेज द बिगेस्ट, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। अभी देखिए
हाउएवर इतना कि द आइस अपीयर्स टू हैव बिन ब्रोकन, यानी जो बर्फ़ है अभी दिख रही है पिघलना, ठीक है। एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेड इज़ फर्स्ट कॉल टू शेख हसीना, यानी पीएम ने इमरान खान ने फ़ोन की किसको की, फ़र्स्ट कॉल की किसको की, शेख हसीना को, यानी जो पीएम है बांग्लादेश की, ठीक है। ऑन वेडनेसडे बुध को, कॉलिंग फॉर इम्प्रूव्ड टाइज़, यानी वो डिमांड कर रहा था, मांग कर रहा था कि भाई इम्प्रूव्ड टाइज़ हो, यानी ताल्लुकात में बेहतरी आए बिटवीन बोथ साउथ एशियन स्टेट, दोनों साउथ एशियन की यानी जनूबी एशियन स्टेट्स की, दोनों मुल्कों में जो है ताल्लुकात बेहतर बने। एक मरतबा मतलब को समझते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं ग्रामर्स को, ठीक है, और वर्ड्स को। हाउ एवर द आइस अपीयर्स टू हैव बिन ब्रोकन, ऐसा दिख रहा है कि बर्फ़ पिघलने लगी है। अब बर्फ़ पिघलने का क्या मतलब होता है, यानी बातचीत शुरू हो गई है, ठीक है, यानी मसला जो है कम दिखाई दे रहा है। एज प्राइम मिनिस्टर ने मेड इज़ फर्स्ट कॉल टू शेख हसीना, यानी प्राइम मिनिस्टर ने जो है पहली फ़ोन की इमरान खान ने शेख हसीना को ऑन वेडनेसडे बुध को, कॉलिंग फॉर इम्प्रूव्ड टाइज़ बिटवीन बोथ एशियन स्टेट, यानी दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात जो है वो इम्प्रूव हो सकें, यानी और भी अच्छे बन सकें, ठीक है, इसके कहने का मतलब है, ठीक है। यानी अब देखिए, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर, ये जो है ग्रामर की स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव बिन ब्रोकन, ठीक है। इसको मैंने जो है ग्रीन क्यों किया है, ये इन्फिनेटिव का पार्ट है, टू हैव। मिसाल के तौर पर अगर इन्फिनेटिव में पैसिव बनाया जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव में पैसिव किस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे टू हैव बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, जैसे यहाँ पे आया है देखिए टू हैव बिन ब्रोकन, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, और यहाँ पे आया है टू हैव बिन। तो अगर यहाँ पे टू हैव बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये परफेक्ट पैसिव होता है इन्फिनेटिव में। देयर इज़ वर्क है टू हैव बिन डन, यानी वहाँ पे काम है जो किया गया है, यानी अभी भी वो काम हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है काम जो है ख़त्म नहीं हुआ है, यानी वो काम इम्पार्शली, यानी पार्शली काम, वो आधा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। मिसाल के तौर पर उसको जो 2 घंटे का काम हो तो मिसाल के तौर पर 1 घंटा जो है उसका काम ख़त्म हो गया है, या फिर 15 मिनट ख़त्म हो गया है, यानी कुछ हद तक वो काम ख़त्म हो गया है, तो वो इस तरह से बनता है। और यहाँ पे टू बी डन आ जाए तो ये इंडेफिनेटिव पैसिव है इन्फिनेटिव में, इसका मतलब आ रहा है देयर इज़ वर्क टू बी डन, यानी वहाँ पे काम है टू बी डन, जो ख़त्म करना है, ये भी पैसिव है, ठीक है। ये इंडेफिनेट है, यानी इसका पता नहीं है ख़त्म हो गया है या फिर ख़त्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आ जाए इस तरह से तो इसका मतलब होता है आधा काम, कुछ काम हो गया है और भी अभी बाकी है, तो इसका जो इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है इन्फिनेटिव में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यानी यहाँ पे देखिए अब क्या किस तरह से, यानी दिस अपीयर्स आइस है टू बी ब्रोकन, यानी बर्फ़ जो है पिघल गई है, यानी मसले कम हो रहे हैं, यानी कुछ काम हो गया है और भी बेहतरी आएगी, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखिए इसका, और कॉलिंग फॉर इम्प्रूव्ड टाइज, कॉल फॉर का मतलब जो होता है, अगर कॉल फॉर मिसाल के तौर पर आ जाए, देखिए अगर कॉल फॉर समथिंग आ जाए, एक मिनट, देखिए कॉल फॉर समथिंग आए, इसका मतलब है किसी चीज़ की डिमांड करना, मांग करना। और कॉल फॉर समबॉडी आ जाए, मिसाल के तौर पर जहाँ पे देखिए अब कॉल फॉर समथिंग आए तो किसी चीज़ के लिए आएगा, और कॉल फॉर समबॉडी आए, कॉल फॉर समबॉडी, ठीक है, यानी देखिए एक मिनट, देखिए अगर कॉल फॉर आएगा समथिंग, यानी समथिंग किसी चीज़ के लिए आएगा तो कॉल फॉर होगा, इसका मतलब क्या होता है, डिमांड, ठीक है। और कॉल ऑन ये समबॉडी के लिए आता है, इसका भी मतलब क्या होता है, डिमांड, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी किसी चीज़ की मांग करना, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर अभी देखिए ही कॉल्ड फॉर बेटर वर्क, यानी इसने डिमांड की अच्छे काम की, बेटर वर्क की, तब ये बंदा नहीं है, ठीक है, समबॉडी नहीं है, कोई काम है, समथिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कॉल फॉर, ये जो है आएगा फ्रेजल वर्ब। और कॉल अपॉन आ जाए या फिर कॉल ऑन आ जाए तो ये किसके लिए आता है, ये समबॉडी के लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, उसकी भी मतलब यही होती है डिमांड, ठीक है। तो ही कॉल्ड ऑन असलम्स बुक, यानी इसने डिमांड की असलम के किताब की, इसको असलम का किताब चाहिए तो इसने जो है असलम के किताब की जो है डिमांड की, तो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या आया है, यहाँ पे आया है भाई जो है कॉल्ड फॉर, ठीक है। अब कॉल फॉर किसी के लिए आई है, इम्प्रूव्ड टाइज, यानी डिमांड की गई है अच्छे ताल्लुकात की, किसके बीच में, बिटवीन टू एशियन स्टेट्स के बीच में, तो ये देखिए आ रहा है इम्प्रूव्ड टाइज, यानी अच्छे ताल्लुकात की, फॉर समथिंग, ठीक है। तो इसको जो है इस तरह से यूज़ किया जाए। पाकिस्तान इज़ कमिटेड टू, पाकिस्तान बिल्कुल पुरज़म है,
टू किस चीज़ के लिए, डीपनिंग, टू डीपनिंग फ्रेटरनल रिलेशंस, यानी अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए, ब्रादराना ताल्लुकात, भाई जैसे ताल्लुकात बनाने के लिए, किसके साथ, विथ लगा के बताएगा प्रेपोजिशन, विथ बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ, यानी पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए बांग्लादेश के साथ पुरअज़म है। ठीक है, तो डीपनिंग का मतलब होता है गहरे, कमिटेड यानी पुरअज़म, फ्रेटरनल का मतलब होता है भाई जैसे ताल्लुकात। ठीक है, तो अब देखिए मिस्टर खान ने टोल्ड हिज काउंटर पार्ट्स है, उसने अपने काउंटर पार्ट्स को बताया, अब एडिंग दैट दे आर नीडेड टू बी रेगुलर बायलेटरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, यानी अपने हममंसब को बताया जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश का, कि भाई दे आर नीडेड टू बी रेगुलर बायलेटरल पीपल टू पीपल एक्सचेंज, यानी यहाँ पे दोनों जो है कंट्री से पीपल टू पीपल एक्सचेंज होना चाहिए, यानी लोगों में आपस में ताल्लुकात अच्छे बनने चाहिए, उसकी बिल्कुल ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मतलब समझिए मिस्टर खान ने बताया अपने काउंटर पार्ट को बहुत ज़रूरत है रेगुलर बायलेटरल दो तरफा ताल्लुकात हो लोगों के बीच में, ये जो है बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अच्छे ताल्लुकात करने के लिए भी। तो यहाँ पे कुछ वो देखिए कमिटेड का मतलब होता है यानी पुरज़म, सपोर्ट करना, फेवर करना। काउंटर पार्ट नाउन है, इसका मतलब होता है हम मनसब, यानी सेम डेजिग्नेशन पर्सन हो वर्क करे ऑन अदर साइड। मिसाल के तौर पर सेंटेंस से समझेंगे, द फॉरेन सेक्रेटरी, यानी ये एक डेजिग्नेशन है, उहदा है। ठीक है, फॉरेन जो सेक्रेटरी है टेलीफोन की है, उसने फ़ोन किया है किसको, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट को, यानी वो जो ऑस्ट्रेलिया का जो होगा ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट को, फॉर डिस्कसिंग इशू, यानी इशू को डिस्कस करने के लिए। ये जो फॉरेन सेक्रेटरी मिसाल के तौर पर आप जर्मन, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर जर्मन, यानी जो जर्मनी का फॉरेन सेक्रेटरी है उसने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट को जो है डिस्कशन के लिए, इशू के डिस्कस करने के लिए फ़ोन किए, तो ये जर्मन का फॉरेन सेक्रेटरी है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे ऑस्ट्रेलियन फॉरेन सेक्रेटरी, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट को, यानी वो भी जो है वहाँ का फॉरेन सेक्रेटरी होगा। ठीक है, यानी उसका जो है हम मनसबी होगा, यानी फॉरेन सेक्रेटरी जर्मनी ने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट को फ़ोन की, यानी वो भी उसी मनसब का बंदा ही था। तो उम्मीद है ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। कंपेयर टू द एक्रीमोनी ऑफ द रिसेंट पास्ट, अगर देखा जाए एक्रीमोनी की जो अभी कुछ अर्सा पहले हुई है एक्रीमोनी। ठीक है, एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है, तलख मिजाजी, यानी रिसेंट पास्ट की अभी जो है तलख मिजाजी को मिसाल के तौर पर कंपेयर किया जाए, नापा जाए। द प्राइम मिनिस्टर्स मूव, अब द किए, द क्यों आया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ नाम नहीं जुड़ रहा है, अगर नाम जुड़ेगा तो फिर यहाँ पे द नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करें। द प्राइम मिनिस्टर्स मूव टू इम्प्रूव टाइज विथ ढाका, प्राइम मिनिस्टर का जो कदम है ढाका के साथ है बेहतर ताल्लुकात के लिए, शुड बी लाडेड, इसको ज़रूर सराहा जाना चाहिए। ठीक है, शुड बी लाडेड यानी इसको सराहा जाना चाहिए। कंपेयर टू एक्रीमोनी ऑफ रिसेंट पास्ट, जो पिछली जो है तलख मिजाजी है प्राइम मिनिस्टर का जो कदम है ढाका के लिए बेहतर रिलेशन करने के लिए, यानी ढाका कैपिटल का नाम है यानी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, उसके साथ बेहतर जो ताल्लुकात उठाए जा रहे हैं पीएम ने, इसके जो काम है उसको ज़रूर सराहना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए लाडेड लिखा है, लाडेड। ठीक है, तो अगर देखिए ये है मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रोफेशन होगा तो देखिए द डॉक्टर स्मिथ विजिटेड। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आएगा, विजिटेड द पेशेंट, यानी डॉक्टर स्मिथ ने पेशेंट को देखा। और दूसरा सेंटेंस फ्रेम करें मिसाल के तौर पर, अभी देखिए तो यहाँ पे देखिए तो ये जो द है ये नहीं आएगा। ठीक है, ये जो द है अब ये नहीं आएगा क्योंकि प्रोफेशन के साथ नाम आया है। और अगर इस तरह से सेंटेंस बन के आ जाए द डॉक्टर स्मिथ, तो ये दो सेंटेंस है। अब यहाँ पे आया है डॉक्टर स्मिथ विजिटेड पेशेंट, तो ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि जब नाम आता है तो द को इस्तेमाल, डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब ये कि द डॉक्टर स्मिथ, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जब नाम आ जाए और उसके साथ प्रोफेशन भी आ जाए तो फिर द को इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक मिनट, यानी अगर इस तरह से आ जाए द डॉक्टर विजिटेड द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने पेशेंट को विज़िट किया, तो अभी नाम नहीं आ रहा है तो द के साथ जो है इस तरह इससे द आएगा। अगर प्रोफेशन आए तो फिर जो है द आएगा, जिस तरह से यहाँ पे आया है द पीएम। ठीक है, प्रोफेशन जब बात की जाए तो उसके साथ द आर्टिकल आता है। ठीक है,
और अगर प्रोफेशन ना आए तो उसके साथ द नाम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, क्योंकि स्मिथ जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो उसके साथ द ना ही आएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। लाडेड, ये एक दूसरा वर्ड है लाडेड। इसका मतलब क्या है? लाड करना, किसी चीज़, किसी को सराहना, यानी इसके सिनोनिम्स ये लाड का सिनोनिम है सपोर्ट करना, तारीफ़ करना, यूलोजाइज, ये सिनोनिम है, ये काफ़ी अच्छा सिनोनिम है, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। तो चलते हैं आगे। वाइल द इवेंट्स ऑफ 1971 कंटिन्यू टू कास्ट अ शेडो, जो इवेंट्स है 1971 के वो कंटिन्यू कास्ट अ शेडो, वो कास्ट कर रहा है शेडो यानी साया डाल रहा है, कास्ट शेडो करना यानी किसी चीज़ के ऊपर असर छोड़ना, ओवर द रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात के ऊपर, देयर इज़ नीड टू मूव फारवर्ड इन अ स्पिरिट ऑफ कंसीलिएशन, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कदम उठाए जाए पुरजोश तरीके से, ऑफ कंसीलिएशन इन फ्रेंडशिप, यानी मसालहत के लिए और दोस्ती के लिए। एक मतलब हम इसका मीनिंग को समझें। वाइल द इवेंट्स 1971 कंटिन्यू टू कास्ट अ शेडो ओवर फ्रेंड रिलेशनशिप, यानी 1971 के जो वाक़यात थे वो अभी भी कास्ट शेडो कर रहे थे ताल्लुकात के ऊपर। देयर्स नीड टू मूव फॉरवर्ड स्पिरिट, यानी अभी ज़रूरत है कि हम ऐसे कदम उठाए जाए ताकि मसालहत और दोस्ती बनी रहे, वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है कास्ट अ शेडो। कास्ट अ शेडो का मतलब क्या होता है? देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, और भी वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कास्ट शेडो, इसका मतलब होता है असर छोड़ना या फिर साया डालना किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। दूसरा होता है कास्ट स्पेल, यानी जादू डालना या फिर जादू करना, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो कास्ट शेडो कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। देयर इज़ नीड, और ये हमने पढ़ा था। और स्पिरिट का मतलब होता है जोश, कंसीलिएशंस का मतलब होता है मसालत, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, फ्रेटर्निटी, ठीक है। डिस्पाइट, बावजूद के, द ट्रेजिक इवेंट्स दैट लेड टू लॉस ऑफ दिस कंट्रीज ईस्टर्न विंग, वो जो ट्रेजिक इवेंट्स आए थे जिसकी वजह से ईस्टर्न विंग इस कंट्रीज़ ने लूज़ की। अब ईस्टर्न विंग यानी बांग्लादेश, ठीक है, उसको जो लूज़ किया अपने हिस्से को, विंग यानी हिस्सा। बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश शेयर अ कामन हिस्ट्री, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऑलमोस्ट एक ही तारीख है, कामन हिस्ट्री है। एंड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, बहुत से यानी कल्चर के पहलुओं में, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो तारीख है ऑलमोस्ट सेम है, यानी उनका जो कल्चर है उसका, उनका जो पहलू है वो जो है कामन हिस्ट्री है, यानी तकरीबन एक जैसा है। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। डेस्पाइट को अगर यहाँ पे इनस्पाइट ऑफ भी लिखा हुआ होता तो वो भी चल जाता। मिसाल के तौर पर डेस्पाइट, ठीक है, डेस्पाइट के जगह पर अगर इस तरह से इनस्पाइट ऑफ होता तो वो भी चल जाता। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, जिस तरह से ये डेस्पाइट द आएगा, और इनस्पाइट लिखा हुआ होता तो फिर इनस्पाइट द आएगा, और यहाँ पे जो है डेस्पाइट द आएगा, जिस तरह से यहाँ पे देखिए ये आया है, यहाँ पे डेस्पाइट द आएगा और यहाँ पे अगर इनस्पाइट होता तो ऑफ आता। ये दोनों होते तो इन दोनों का मतलब एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ओके, देयर इज़ ए नीड टू कम टू टर्म्स, यानी ये ज़रूरत है टू कम टू टर्म्स, बात ताकि उन मुद्दों पे आ जाना चाहिए, विथ द पास्ट एंड लुक टू अ बेटर फ्यूचर। कम टू टर्म्स विद द पास्ट, यानी उन माजी के हिस्सों पे आ जाना चाहिए, एंड लुक टू फ्यूचर, और लुक टू बेटर फ्यूचर, और बेहतर मुस्तकबिल के लिए देखना चाहिए, फॉर द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज़, दोनों मुल्कों के लोगों के लिए। यानी ज़रूरत है कि दोनों मुल्क जो है बेहतर फ्यूचर के लिए ये ज़रूरत है बेहतर फ्यूचर के लिए दोनों मुल्कों के लिए टर्म्स पे आ जाएं, यानी बातचीत के ऊपर आ जाएं, तो अच्छे ताल्लुकात जिस तरह से बने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये डेयर जो वर्ड आता है, ये डेयर, ये जो होता है डमी सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ इज़ आया है, इज़। अब इज़ क्यों आया है? ये इज़ इसलिए आया है क्योंकि नीड जो है सिंगुलर है, अगर नीड प्लूरल होता ना, जो यहाँ इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है नीड, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा लिखा जाए, मिसाल के तौर पर अ प्रिंस वाज, अब ये सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे देयर वाज अ प्रिंस। अब ये जो प्रिंस है इसका जो है सब्जेक्ट आ गया। अब हम और समझें, देयर, एक मिनट है, देयर वर प्रिंसेस। अब ये हम और भी क्लियर समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया है देयर वाज अ प्रिंस, अब प्रिंस एक ही है तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, वाज आ गया, और यहाँ पे प्रिंसेस हो गए, तो देखिए वर का सब्जेक्ट कौन हो गया? वर का सब्जेक्ट हो गया प्रिंसेस, ठीक है, शहजादे, एक शहजादा।
तो यहाँ पे देयर जो है अभी जो है ये कंट्रोल नहीं कर रहा है वर्ब को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये प्रिंस कर रहा है। समझ रहे हैं आप, जिस तरह से वर्ब को ऐसे कंट्रोल करते हैं जैसे कि ही वर्क्स, ठीक है। अब ही कर रहा है वर्क, सब्जेक्ट कंट्रोल दे वर्क। अब देखिए ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ही आएगा तो वर्क्स आएगा और दे आएगा तो फिर वर्क आएगा। तो इसी वजह से प्रिंस जो है वर्क के लिए आ रहा है, अगर प्रिंस अकेला है तो फिर ये वाज लेगा। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे नीड सिंगुलर है तो यहाँ पे जो है इज़ आया है, देयर्स नीड टू कम टू टर्म्स। ओके, देयर आर, अभी यहाँ पे भी क्लियर आ रहा है, देयर आर हॉस्टाइल रीजनल एलिमेंट्स। यहाँ पे देयर आर हॉस्टाइल रीजनल एलिमेंट्स, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो हॉस्टाइल हैं, ठीक है। रीजनल इलाकाई हॉस्टाइल लोग भी हैं। अब यहाँ पे देखिए आर आ रहा है और रीजन एलिमेंट्स आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है, ठीक है। देट विल नॉट वांट, वो नहीं चाहेंगे, टू सी द कार्डियल टाइज है, अच्छे ताल्लुकात, कार्डियल यानी अच्छे, टाइज मानी यानी ताल्लुकात, रिलेशंस, बिटवीन दरमियान, किसके किसके, इस्लामाबाद एंड ढाका, इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान, यानी इसका कैपिटल जब आ जाए यानी कंट्री को जो है शो किया जाता है, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। यानी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अच्छे ताल्लुकात को देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है। तो बट vitriol and propaganda perpetrated, those who seek to play the hegemon in South Asia should not be allowed to thwart any attempt at strengthening ties। सेंटेंस ज़रा लंबा भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन हम इसको तोड़ करके समझेंगे, ठीक है। यानी बट द विट्रियोल यानी जो क्रूअल एंड प्रोपागेंडा और साजिशें परपिट्रेटेड जो बनाई जा रही हैं बाय दोज उन लोगों से, हु, अब हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, लोगों के लिए आएगा, who seek to play the hegemon in South Asia shouldn't be allowed to thwart any attempt at strengthening ties। यानी वो जो लोग साजिशें मंसूबे कर रहे हैं हेजीमोन को प्ले करने के लिए, हेजीमोन यानी अपना कंट्रोल, अपना असर रसूख बनाए रखने के लिए साउथ एशिया के ऊपर है, ठीक है, साउथ एशिया के ऊपर, शुडेंट बी अलाउड, उनको इजाज़त नहीं दी जाइए, टू थॉट एनी अटेम्प्ट एट स्ट्रेंथनिंग टाइज, जो अच्छे रिश्ते बन रहे हैं उनके बीच में आए, यानी उनको ख़राब करें, यानी उन लोगों की साजिश को नाकाम किया जाना चाहिए जो लोग ये करने नहीं दे रहे, अच्छे रिश्ते बनने नहीं दे रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, अब देखिए परपिट्रेट का मतलब होता है कमिट अ क्राइम, प्रोपेगेंडा यानी कंस्पिरेसी साजिश, विट्रोल यानी क्रूअल गाली गलौज करना, हेजीमोन का मतलब होता है पर्सन नेशन दैट इज हेजीमोन यानी कंट्रोल करे किसी चीज़ को, डोमिनेशन करे, लीडरशिप करे, यानी स्वे करे, ठीक है। डोमिनेशन हो, लीडरशिप हो उसकी, या फिर हुक्मरानी हो, या स्वे हो यानी कंट्रोल हो, उसको कहते हैं। ये अच्छे सिनोनिम्स थे, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हम समझ गए। तो अब आगे चलते हैं। efforts to improve, efforts, देखिए, efforts to improve relations with neighboring and regional states requires countries to look to the future and put behind them painful memories, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। efforts to improve यानी कोशिशें जो की जा रही है बेहतरी की, कौन सी बेहतरी, रिलेशंस यानी ताल्लुकात की, जो कोशिशें की जा रही है बेहतर रिलेशंस की, बेहतर ताल्लुकात के लिए, किससे, अब विथ लगा के बताएगा, प्रीपोजिशन जो है विथ नेबरिंग यानी जो पड़ोसी, एंड रीजनल स्टेट और इलाकाई स्टेट्स हैं, मुल्क हैं, रियासतें हैं, ठीक है। रिक्वायर्स कंट्रीज़ टू लुक टू द फ्यूचर, ये चाहिए मुल्कों को, टू लुक टू द फ्यूचर एंड पुट बिहाइंड देम पेनफुल मेमोरीज, यानी मुस्तकबिल को देखें और जो तकलीफ दा यादें हैं उनको जो है पीछे छोड़ा जाए, यानी अब ये करना चाहिए, बेहतरी के लिए कदम उठाए चाहिए और पेनफुल मेमोरीज़ को छोड़ देना चाहिए ताकि जो है अच्छे ताल्लुकात बने और मुस्तकबिल जो है कुछ बेहतर बने। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ समिंग द डेमन्स ऑफ द पास्ट लेट इस्लामाबाद एंड ढाका वर्क टुगेदर टू ब्रिंग पीस, बजाय के समिंग द डेमन्स यानी पिछली तलखियों को जो है, इंस्टीड ऑफ समिंग द डेमन्स यानी पिछली तलखियों को लेने के लिए, यानी पिछली तलखियों को बुलाने के बजाय पास्ट की, गुजरे हुए पीरियड की, लेट इस्लामाबाद एंड ढाका वर्क टुगेदर, इस्लामाबाद और ढाका को एक साथ काम करना चाहिए, टू ब्रिंग पीस ताकि अमन जो है आ जाए, ठीक है। यानी पिछली जो तलख टाइम्स थे, डिफ़िकल्ट मेमोरीज थे, पेनफुल मेमोरीज थे, उसको जो है भुला कर अभी जो है साथ काम करना चाहिए पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली के लिए, एंड प्रोग्रेस और तरक्की के लिए। किसकी तरक्की, टू दियर पीपल अपने लोगों के लिए, अपनी लोगों की, ठीक है, अपनी लोगों की तरक्की के लिए। तो क्यों आ रहा है, प्रीपोजिशन है,
एंड ऑल ऑफ साउथ एशिया, और पूरे साउथ एशिया की तरक्की के लिए। यानी पिछली बातों को आप भूल जाएं और जो है अच्छे ताल्लुक बनाए जाके अमन, खुशहाली और बेहतरी आ जाए लोगों की और साउथ एशिया के, जो है पूरे साउथ एशिया के लिए। इसके कहने का मतलब ये है। दिस कैन ओनली बी हैपन, ये सिर्फ तभी हो सकता। देखिए एक वर्ड आया यहाँ पे इंस्टीड ऑफ, ये इंस्टीड ऑफ ये जो है, ठीक है, प्रेपोजिशन है। तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट से हम इसको समझेंगे, ये जो है किस तरह से यूज़ किया जाता है। एक होता है इंस्टीड, दूसरा होता है इंस्टीड ऑफ, ठीक है। इंस्टीड क्या है, एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है। और इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ ये जो है प्रेपोजिशन है, यानी के बजाय, इसका मतलब ये होता है। अब ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ऐसे लिखेंगे भाई, दे प्ले हॉकी इंस्टीड ऑफ क्रिकेट, यानी उनको हॉकी खेल, दे प्ले हॉकी, वो के हॉकी खेलते हैं क्रिकेट के बजाय, ठीक है। अब इसको जो है किस तरह से यूज़ करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, दे, इसको इस तरह से भी फॉर्म किया जा सकता है, दे डोंट लाइक प्लेइंग, दे डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड दे डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड प्ले हॉकी इंस्टीड। अब देखिए इंस्टीड जब आएगा तो फिर ऑफ नहीं आएगा, एडवर्ब है ये, यहाँ पे ये जो है प्रेपोजिशन है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। तो इंस्टीड ऑफ और इंस्टीड को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये आप इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे तो आप जो है समझ जाएंगे। इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन लिखने में अंदाज़ चेंज है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ आ जाए तो फिर ये, अगर इंस्टीड लास्ट में आएगा एडवर्ब होगा तो ये होगा इंस्टीड, ये एडवर्ब है, ये इंस्टीड ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ये नोट्स ज़रूर बनाएं, और नोट्स बनाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। एक मिनट, अभी देखिए, दिस कैन ओनली हैपन, ये सिर्फ तभी हो पॉसिबल है, मुमकिन है, व्हेन बोथ साइड्स वर्क ऑन अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, जब दोनों मुल्क वर्क ऑन करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट से। यानी ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मुल्क काम करेंगे, इसके ऊपर अच्छे रिलेशंस बनाएंगे और उसके ऊपर भरोसा भी होगा, यानी ठीक है। वर्क ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना। एंड इग्नोर द मिस्चीवस एफर्ट्स, और नज़रअंदाज करेंगे मिस्चीवस एफर्ट्स को, जो भी कोशिशें, ख़राब कोशिशें की जा रही है, ऑफ द थर्ड पार्टीज़, जो तीसरी पार्टी जो है ख़राब कोशिशें करे जा रही है, तो डीरेल टाइज, ताकि ये जो ताल्लुकात है उनको जो है हटाया जाए, रेल से डीरेल करना, ठीक है। एक मतलब समझें, फिर हम चेक करेंगे। दिस कैन ओनली हैपन, ये तभी मुमकिन है, व्हेन बोथ साइड्स वर्क ऑन, दोनों मुल्क काम करेंगे एक साथ, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, एक दूसरे की इज़्ज़त और भरोसा करेंगे। एंड इग्नोर द मिस्चीवस एफर्ट्स, और उन कोशिशों को नाकाम बनाएंगे, आप थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी की कौन सी कोशिशें, तो डीरेल टाइज, ताकि जो वो टाइज को डीरेल कर रहा है, यानी पटरी से हटा रहा है, यानी नाकाम बना रहा है, पटरी से हटाना यानी नाकाम बना रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्ड्स बनते हैं। देखिए एक वर्ड है वर्क ऑन, ये है, इसका मतलब क्या है, वर्क ऑन। अगर वर्क ऑन समथिंग आए, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्राई टू अचीव समथिंग, ट्राई टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करा जाए, ठीक है। और दूसरा होता है वर्क ऑन समबॉडी, ठीक है। अगर इस तरह से आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, ट्राई टू परसुएड समबॉडी टू एग्री समथिंग, यानी किसी बंदे को आप मनाओ और किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। वर्क ऑन समबॉडी आएगा तो इसका मतलब ट्राई टू परसुएड, किसी को बनाना चाहिए ताकि वो किसी चीज़ के ऊपर राज़ी हो जाए। और वर्क ऑन समथिंग आ जाए तो इसका मतलब होता है ट्राई टू अचीव समथिंग, यानी कोई चीज़ को हासिल करना। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ हासिल की जा रही है, अच्छे ताल्लुकात, ठीक है। और डी रेल जो वर्ड है ये किस तरह से, देखिए डी रेल, डी प्लस रेल, डी रेल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रेल का मतलब होता है ट्रेन, यानी हटाओ रेल से, हटाओ रेल से यानी नाकाम बनाओ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। डी यानी ना, रेल यानी रेल, रेल पे नहीं होना, यानी उसको नाकाम बनाना।
मिस्टर खान्स, अब ये जो है पास्ट्रॉफी आया है, मिस्टर खान्स ओलाई ब्रांच शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, यानी ओलाई ब्रांच यानी पीस की सिंबल, ठीक है। मिस्टर खान्स की जो पीस की सिंबल है यानी पीस का जो जेस्चर है, शुडंट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, इसको कम नहीं लिया जाना चाहिए, इसके कहने का मतलब ये है। अब ये एपास्ट्रॉफी इस तरह से यूज़ होती है, ठीक है। पहले हम वर्ड्स को समझेंगे, यानी ओलाई ब्रांच का मतलब क्या होता है। ओलाई ब्रांच यानी इन्विटेशन ऑफ पीस यानी अमन का पैगाम, ठीक है। दूसरा मतलब क्या है। अब दूसरा वर्ड क्या, देखिए, अब गिव समबॉडी शॉर्ट शर्ट, ठीक है, श्रिफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, यानी गिव समबॉडी लिटिल अटेंशन, किसी को ध्यान कम देना, यानी ध्यान देना कम, ना के बराबर। और दूसरा इस तरह से ईडियम होता है, ये एक ईडियम है, ठीक है। इसका ये जो है ईडियम है, ये जो जहाँ पे आया है ये यानी ये एक ईडियम है, यानी ध्यान कम देना। दूसरा होता है गेट शॉर्ट श्रिफ्ट, यानी गेट लिटिल अटेंशन शॉर्ट श्रिफ्ट, यानी कम ध्यान लेना। ओलाई ब्रांच का मतलब होता है इन्विटेशन ऑफ पीस, यानी पीस का दावतनामा। और दूसरा होता है एपास्ट्रॉफी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है असलम से, ऐसे लिखेंगे असलम से बुक, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये बुक ऑफ असलम, यानी असलम का किताब, लेकिन लिखेंगे हम ऐसे, ठीक है। एपास्ट्रॉफी ह्यूमन बींग्स के लिए लिखते हैं, कुछ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी नाउन्स होते हैं, लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हो गया, यानी असलम्स का बुक। एपास्ट्रॉफी इस तरह से आता है, ठीक है, यानी ऑफ जो है ये लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी सीखी होगी, आपने वर्ड्स भी थे, काफ़ी ग्रामर के कॉन्सेप्ट थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दें, शेयर करें और उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जो दोस्त अंग्रेज़ी जो है सीखना चाह रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो तक जो नए व्यूवर्स आए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।